अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? ठीक हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं फेसबुक पे आप लोगों के, तो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जी। मेरा एक दोस्त पोलैंड आया है वर्क परमिट पे। उसने डीपीडी कंपनी का, एक लॉजिस्टिक कंपनी है डीपीडी, पोलैंड में प्रुश्को में है। उसने वहाँ का वर्क परमिट लिया। वर्क परमिट लेके कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो उसने की, अपनी वर्क परमिट के साथ लगाई, ठीक है। और कितने टाइम बाद उसको वर्क परमिट आया, कितने दिन में उसकी अपॉइंटमेंट आई, ये सारी चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करूँगा। कितने दिन में उसका वीज़ा लगा, एक दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ, दूसरी दफ़ा एक्सेप्ट हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसने साथ लगाए, वो मैं आपसे शेयर करूँगा आज। सबसे पहले उसने जिस एजेंट से जिस एक इंटरनेशनल ग्रुप है एक पाकिस्तान में अच्छा काम करते हैं, उनके थ्रू उसने वर्क परमिट अप्लाई किया था। उनका एक ऐड चला था 2021 में, तो उसने उस ऐड पे अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद उन्होंने उससे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड थे वो उससे मांगे हैं। उसके बाद जो मिनिमम उनकी पेमेंट थी, ठीक है, वो उसने मांगी थी उनसे, उन्होंने मांगी है उस लड़के से, ठीक है। और उसका प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट तो मिनिमम 1.5 लाख थी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांगे हैं, फ़र्स्ट पे उससे पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो 90 डेज़ वैलिड होना चाहिए मिनिमम, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब आपका एम्बेसी में जाए ना पासपोर्ट वीज़ा लगने के लिए, तो मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो वो 1 ईयर उसने पासपोर्ट फिर रीन्यू करवाया 1 ईयर के लिए। 1 ईयर क्या, फिर 5 ईयर्स ही हो गया था, वो उसने रीन्यू करवाया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी मैं सारी लिस्ट भी आपको अटैच कर दूँगा इस वीडियो में। पासपोर्ट, उसके बाद वर्क परमिट, ओरिजिनल वर्क परमिट की कॉपी लगती है साथ, ठीक है। जॉब ऑफ़र लेटर जो पोलैंड से यहाँ से गया था, वर्क परमिट भी पोलैंड से गया था उसका। एफआरसी आपका फैमिली जितना है, फैमिली रिलेटेड जो नादरा से एफआरसी आपको मिलता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो आप नादरा से ले सकते हैं। अगर तो आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर तो आपका एक एफआरसी बनेगा जो कि आपके पेरेंट्स और आपके भाइयों के साथ और आपकी सिस्टर्स के साथ, उसमें वो एक एफआरसी होगा। और अगर आपकी शादी हुई है तो फिर आपके 2 एफआरसी लगेंगे, एक पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर्स के साथ, एक आपका लगेगा बच्चों के साथ और वाइफ के साथ, ठीक है। ये 2 आपके वर्क परमिट्स होंगे, ओ सॉरी, ये एफआरसी होंगे आपके, ये 2 एफआरसी लगेंगे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है, जो बैंक स्टेटमेंट उन्होंने मुझसे उस लड़के से रिक्वायर की थी, उसने मुझे बताया वो 2,73,000 की थी। एंडिंग जो बैलेंस था ना, एट द एंड बैलेंस चाहिए वो 2,73,000 होना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट उससे इस तरह बनवाई है कि स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि जी आप ना थोड़ी थोड़ी अमाउंट, आप 30,000 जो आपकी सैलरी है या इस तरह शो करके 30,000 कुछ ऐसा शो करें कि मैं ये काम पाकिस्तान में कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए इनफ नहीं है यहाँ पे काम करना। मैं फैमिली अपनी जो है ना इतनी वो नहीं कर सकता, उनको सपोर्ट नहीं कर सकता इन पैसों में, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें आप ये करेंगे कि 30,000 आप जमा करवाएं, कुछ निकाल लें, कुछ यूज़ करें, इस तरह करते 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 एंडिंग बैलेंस आप अपना रख लें जी। 6 महीनों तक उन्होंने करवाया, 6 महीने तक, ठीक है। एंडिंग बैलेंस 2,73,000 रहना चाहिए एट द एंड तक, जब तक आपका पोलैंड एम्बेसी से वीज़ा अप्रूव नहीं हो जाता। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लगे आपका पोलियो कार्ड, ठीक है, पीसीसी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के बाद आपका लगेगा उन्होंने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड, ऑल बोर्ड से अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है, आपके वो डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, पोलियो का जो कार्ड था, वो दोनों ये भी अटेस्ट होने चाहिए आपके वहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। ये हो गया। उसके बाद आपने जो है ना अपने
पिक्चर्स हैं जो 8 पिक्चर्स कलर बैकग्राउंड के साथ, कलर यानी कि ब्लू वाइट बैकग्राउंड, आई थिंक सो लगता है वाइट बैकग्राउंड है यूरोप के लिए। 8 पिक्चर्स हैं, ठीक है। वो उसका साइज़ भी मैं मेंशन कर दूंगा, जो डॉक्यूमेंट जो अटैच करूंगा एक लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की उसमें, ठीक है। आपका फिर ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो 30,000 यूरो की होती है। वो मेरे यहाँ 12-13 हज़ार या 14 हज़ार में मिल जाती है पाकिस्तान में। वो आपको एक इंश्योरेंस कर देते ट्रैवल इंश्योरेंस। फिर टिकट रिजर्वेशन होती है। टिकट रिजर्व सिर्फ रिज़र्व किया जाता है उनको शो करने के लिए कि हमने टिकट रिज़र्व कर लिया। जब वीज़ा अप्रूव होगा उसके बाद हम जो है वो ये टिकट परचेज़ कर लेंगे। ये हो गया। उसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने किए। फिर हाँ, लेटर भी कुछ लगाए साथ, जिस तरह लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, एक लेटर लगाया साथ कि जी मैं इस काम के लिए अपना कंट्री छोड़ रहा हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, मेरा यहाँ पे इतनी सैलरी है, इसमें मेरा गुजारा नहीं है, तो मुझे जॉब ऑफ़र हुई है पोलैंड से, तो ये मेरा वर्क परमिट है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं। तो ये वो लेटर था, ठीक है। उसने अपॉइंटमेंट उसको मिली है, तकरीबन 3 से 4 मंथ लग गएंगे अपॉइंटमेंट आने में, और वर्क परमिट आने में 1 साल लग गया था, क्योंकि इस दौरान यूक्रेन में वॉर शुरू हो गई थी। वॉर की वजह से जो है ना वो काफ़ी लेट हो गया था वर्क परमिट आना। जब वर्क परमिट आया उसके बाद उन्होंने सबसे एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वीज़ा एप्लीकेशन भी फ़िल होती है, वो भी लाजमी है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। वो मस्ट है। वो मैं आपको जब लिस्ट अटैच करूँगा तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, वॉर शुरू हुई, वॉर की वजह से जो है ना वर्क परमिट्स बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। वर्क परमिट आते आते 1 साल लग गया। वर्क परमिट जब आया उसके बाद अपॉइंटमेंट, पोलिश एम्बेसी पाकिस्तान में जो है ना ड्रॉ सिस्टम है, वहाँ पे जस्ट ड्रॉ होता है, ठीक है। जिसका नाम उसमें आ जाए उसको अपॉइंटमेंट, उसको डेट जो है ना उसमें आती है तो वो बता देते हैं आपको, ईमेल आ जाती है या आपके नंबर पे मैसेज आ जाता है, ठीक है, कि आपकी जो है ना वो अपॉइंटमेंट आ गई है, अपॉइंटमेंट डेट आपकी आ जाती है। फिर आपका इंटरव्यू है इस डेट को, ठीक है, आपको ईमेल आ जाती है। फिर आप वो पेपर का प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट निकाल के आप जो है ना अपनी जो डेट है, टाइम भी उस पर मेंशन होता है कि इस टाइम आपका इंटरव्यू है। आपने उस डेट पे, उस टाइम से पहले आपने एम्बेसी में पहुंचना होता है, ठीक है। वहाँ एक शटल सर्विस है, वो आपको एम्बेसी तक लेके जाती है। आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते, वहाँ अलाउ नहीं है एम्बेसी एरिया में जाने के लिए। इसके बाद उसने जाके इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में उन्होंने तकरीबन उससे 20-22 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने जो फर्स्ट में पूछे हैं उसने आंसर दिए हैं, लेकिन उसके आंसर में से उन्होंने क्वेश्चन जो है ना निकाल के उससे फिर वो पूछा है, हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा तो नहीं, ऐसे है, तो उसने आंसर दिए। तो उसने मुझे बताया था कि तकरीबन 20-22 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे किए हैं, जिनके मैंने आंसर दिए हैं उनको कॉन्फिडेंटली। और बाकी आपको जब भी इंटरव्यू दें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दें, वहाँ पे डरे नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। आपसे जो क्वेश्चन करते हैं पहले क्वेश्चन को समझे वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, उसके मुताबिक उसको जवाब दें, उसको सेटिस्फाई करें, उसको आगे उसके लिए कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई रास्ता ना बनाए कि वो आप उस रास्ते पे जाके आपसे फिर क्वेश्चन करें उस बारे में। कोशिश करें जो क्वेश्चन उन्होंने किया आपको आंसर याद हो, फिर नेक्स्ट में भी 4 क्वेश्चन करने के बाद फिर वो क्वेश्चन कर जाए, तो आपको वो याद होना चाहिए मैंने कहा क्या है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो उसने यही कहा कि बड़े उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चंस किए, पूछा ये वो सारा, वो मैं क्वेश्चन की एक लिस्ट जो है तो उसने बताई थी मुझे, वो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। उसने इंटरव्यू दिया, 14 दिन के बाद रिज़ल्ट आता है इंटरव्यू के। 14 दिन बाद उसको एक रिफ्यूज़ल लेटर आ गया, ठीक है, कि एम्बेसी जाना पड़ता है, जाके आपको लेके आना पड़ता है अपना पासपोर्ट और लेटर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको जितने डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाया तो वो सारे वापस देते हैं आपको। रिफ्यूज़ल लेटर साथ लगा हुआ था, पॉइंट 9-10 लगा हुआ था, ठीक है। 9-10 में आपको बता दूंगा क्या क्या है उसमें, वीडियो में अटैच करूंगा। 9-10 आपको वहाँ पे पता चल जाएगा क्या क्या है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो 9-10 में यही बताते हैं कि आप जो है ना एक जो वीज़ा ऑफिसर है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकें, उसको ये शक हो रहा है कि आप वहाँ जाके उस कंट्री में भाग जाएंगे आगे से, तो इसलिए वो 9-10 लगा के शो करते हैं कि जी हाँ जी ये भाग जाएगा बंदा वहाँ से। तो उसके बाद जो है आपके पास 14 दिन होते हैं, उनमें आपने अपील करनी होती है। अच्छा, जो जो आप फ़ीस जमा करवाते हैं फ़र्स्ट में, वीज़ा फ़ीस जो 17,400 थी,
आई थिंक सो, जो उसने मुझे बताई है। ठीक है, वो आप जाके वहाँ से जमा करवाएंगे। रिफ्यूज़ हो गया तो अगेन आप जब अपील करोगे फिर आपने फ़ीस जमा करवानी है। तो उसने जब अपील की ना, अपील का 14 दिन के अंदर अंदर उसने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स उसने लगाए हैं, 2 लेटर बनाए हैं एक्सप्लेनेशन के। उसमें एक्सप्लेन किया है कि जी मैं ये ऐसे जॉब मिली है, ये है, वो है, हर चीज़ उसने लिखी है। ठीक है, उसने ये भी बताया कि अगर आप किसी कंट्री में रह के हैं, फॉर एग्जांपल गल्फ़ में रह के हैं, कितना सा काम किया है, क्या किया है, वहाँ पे आपका रिकॉर्ड कैसा है, वो हर चीज़ उसने अपनी वहाँ पे लिख दी है। जब उसने अपील की है वो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लाके, अच्छा एक FBR का उसने सर्टिफिकेट भी लगाया, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, जिसमें आपका आता है कि ये नाम है और ये इसका टैक्स नंबर है, वो सर्टिफिकेट भी उसने साथ लगा दिया। और जब उसने अपील की तो उसका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, वीज़ा फ़ीस अगेन जमा करवाई उसने 17,400, वीज़ा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने 10 से 15 दिन के अंदर उसने टिकट, उसकी वो जो रिज़र्व हुई थी वो टिकट ओके होगी। टिकट ओके होके वो वहाँ से फ़्लाई कराया पोलैंड। पोलैंड वो पहुंचा और उसने DPD कंपनी में वो उसने ज्वाइन किया, वहाँ काम कर रहा था, अभी भी कर रहा है काम DPD में। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा जो मुझसे हो सका। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है वीज़ा लेना, लेकिन आप उनकी अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली वो लोग वीज़ा देते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।